हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। लेंस में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, पावर और उसके फॉर्मूले, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग नेक्स्ट, समथिंग न्यू। ओके, सो रिफ्रैक्शन हमने सीखा कि एक ऐसा फिनोमेना है जब लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। मतलब जहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अदला बदली होती है वहाँ पे रिफ्रैक्शन होना संभव है। जहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज, हमने ये कहा था कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो चीज़ मदद करती है, जो चीज़ मददगार है, वो है लाइट। लाइट की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते। वाई? लाइट तो है, लाइट तो हर जगह है, लेकिन फिर वो लोग क्यों नहीं देख पाते जिनको हम ब्लाइंड कहते हैं? इट्स बिकॉज उनके पास एक चीज नहीं होती, दैट इज द ह्यूमन आई। एक इंसान की, एक मनुष्य की आंख। लाइट के अलावा ये मनुष्य की आंख भी जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए। ओके, आंख नहीं है तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते। ये आंख कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्या बोले प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास कि इसकी वजह से हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। हम आसपास की कलरफुल चीज़ों को, इस ब्यूटीफुल नेचर को हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास आँख है। इस आँख की ऐसी क्या खासियत है, ये हमें किस तरह से मदद करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? चलिए इसे सीखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये ह्यूमन आई जो हमने कहा, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास कि हम चीज़ों को देख सकते हैं। आपने सुना है सेंस होते हैं, 5 सेंसेस बोला जाता है जिन्हें। एक सेंस, आँख भी एक सेंस ही है। देखना, सुनना, देन बोलना, ये सभी कुछ सेंसेस होते हैं। इस तरह से सेंसेस में एक सेंस है आई। इस आई का अगर हम डायग्राम देखें, इस आई को अगर हम समझने की कोशिश करें तो दिस आई इज बेसिकली अ वंडरफुल नेचर। ठीक है, ये नेचर का एक बहुत ही वंडरफुल सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, हमें मिला हुआ है। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूरी है सीखना कि हम इस चीज़ को, इसकी कदर करें। ओके, इसको संभाल के रखें। कुछ लोग नहीं संभालते तो उसके कारण फिर वो आगे देख नहीं पाते। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, इसके बिना हमें ऐसा लगता है कि वी कांट लिव, हम नहीं जी सकते। सो इसे हम समझते हैं कि बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये इसमें है क्या, ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना खास है, और ऐसा क्या है कि ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आपके पास आंख है, तो ऐसा क्या है इस आंख में? चलिए देखते हैं। आंख कुछ इस तरह से दिखती है। द ह्यूमन आई जो है ये कुछ इस तरह से होता है, एक बॉल जैसा दिखता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी आईज जो होती है नियर अबाउट एक सर्कुलर, एक स्फेरिकल शेप में होती है, एक छोटी सी बॉल की तरह से दिखती है। लेकिन वो एग्जैक्टली सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में नहीं होती। उसका शेप थोड़ा सा अलग तरह का होता है, थोड़ा सा ओवल जैसा शेप होता है। तो उसे सीखते हैं हम। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ये जो सामने आंख बनाई है, ओके, ये आंख जो बनाई है, इस आंख को यहां से देखने पे ये जो पोर्शन है सामने, दिस पोर्शन, ये जो है, ये पोर्शन है जो आउटवर्ड्स है, ये बाहर है। जो आप देखते हैं कि आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर की आई में जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है, दिस इज दिस ब्लैक कलर्ड सरफेस। ये वो ब्लैक कलर का सर्कल है जो आप सामने से आंख में देख सकते हैं। और जो व्हाइट कलर का दिखता है वो ये सरफेस है, दिस वन, ये वाली सरफेस है व्हाइट कलर्ड सरफेस। और ये जो है, दिस इज बेसिकली द ब्लैक कलर्ड सरफेस। जो बिल्कुल सामने हमें दिखाई देती है। दिस सरफेस इज नोन एज कॉर्निया। इस सरफेस को हम कहते हैं कॉर्निया, ऐसा नाम दिया गया सरफेस को कि दिस इज नोन एज कॉर्निया। ओके, नाउ अब
ये जो आंख है, इससे हम देखते कैसे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमें किस तरह से मदद करती है देखने में। आप मुझे देख कैसे पा रहे हो? क्योंकि मुझसे लाइट टकरा के आपकी आंख में आ रही है, आपकी आईज में आ रही है। लेकिन ये जो लाइट आपकी आईज में आ रही है, ये आ कैसे रही है? ये आ रही है यहां से, ऐसा सामने से, ये कुछ इस तरह से। ये लाइट रे आपकी आईज में कुछ इस तरह से एंटर करती है। सबसे पहले वो इस कॉर्निया से टकराती है, जो बिल्कुल ब्लैक कलर का सरफेस है। इस कॉर्निया से टकराने के बाद लाइट अंदर की तरफ मूव करती है। तो अगर हम अंदर की तरफ, अंदर के सरफेस को झांक के देखें, तो हमें दिखाई देगा कि इस कॉर्निया के पीछे यहां पे इस सरफेस में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस कॉर्निया के अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमें एक लिक्विड भरा हुआ दिखाई देता है, एंड दिस लिक्विड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जस्ट कॉर्निया के अंदर। देन आप देख सकते हैं यहां पे कुछ ये इस तरह की सरफेस दिखाई दे रही है, समथिंग लाइक दिस। जैसे ही कॉर्निया आया, कॉर्निया के बाद लिक्विड, और ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज नोन एज आइरिस। दिस आइरिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मसल। ये जो आइरिस होता है, ये होता है मसल्स, ये एक तरह की मसल्स होती है। ओके, जस्ट आई के अंदर मसल्स होती हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए कोई जवाब नहीं। क्यों? बिकॉज नेचर ने इसको ऐसा बनाया है, तो हम सिर्फ इसको स्टडी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये ही क्यों होता है, ये मसल्स ही क्यों होती है। जैसे आप कहें कि टू को टू ही क्यों कहते हैं, तो किसी ने सोचा, किसी ने बनाया। ओके, पेड़ जो होता है वो उसी तरह का क्यों होता है, उसका शेप वैसा ही क्यों होता है, तो वो नेचर ने ऐसा बनाया है। ओके, घास जो है वो ग्रीन क्यों होती है, दिस इज नेचर्स क्रिएशन, ये नेचर ने ऐसा बनाया है। तो आपको मानना है कि ये आइरिस जो है, इसको नेचर ने ऐसा बनाया है कि ये मसल्स है, दिस इज मसल। और आइरिस में होता है मसल्स प्लस कलर्ड पिगमेंट। ये जो कलर्ड पिगमेंट है, इसको हम समझेंगे। देन अब आप देख सकते हैं कि आइरिस ये भी है और ये भी है, दिस इज ऑल्सो आइरिस, दिस इज ऑल्सो आइरिस, ये दोनों। और इस आइरिस के बीच में एक जगह है, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस आइरिस के बीच में, इस स्पेस को हम कहते हैं प्यूपिल। Pupil is what? This is the space between iris. आइरिस की जो है मसल, इसके बीच में जो स्पेस है, इसे हम कहते हैं प्यूपिल। देन और अंदर मूव करते हैं, लाइट रे और अंदर जाएगी। ये जो सरफेस बनी हुई है ग्रीन कलर की, अगर आप देख सकते हैं तो दोनों तरफ ग्रीन कलर की सरफेस आपको दिखाई देगी। दिस surface is known as ciliary muscle. This surface is known as ciliary muscle. Same this also. This is also ciliary muscle. दोनों तरफ ciliary muscle है। ये एक सर्कुलर शेप में है, इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको ये सर्कल दिखाई देगा, दिस वन। ये देखोगे तो ये भी सर्कल दिखाई देगा, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर। ओके, दिस आई इज सर्कुलर फ्रॉम द फ्रंट। ये हम साइड व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ देन इस सिलेरी मसल के बीच में आपको ये जो सरफेस दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस सरफेस इज नोन एज eye lens. This is a eye lens and this is basically a double convex
लेंस, इसे हम कहते हैं आई लेंस, और ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस आई लेंस की मदद से ही आप किसी चीज को देख पाते हो। इस आई लेंस की मदद से ही आप पास की चीजों को और दूर की चीजों को देख पाते हो। कैसे देखते हैं हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हम इस आई के सभी पॉइंट्स को समझ लें, इसमें जो चीजें होती हैं, ओके, उन ऑब्जेक्ट्स को समझ लें, देन वी विल डिस्कस दिस। ओके, सो दिस इज द आई लेंस, हमने कहा। आगे बढ़ते हैं। अंदर जब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। इस आई लेंस और इस फाइनल सरफेस के बीच में बहुत सारा स्पेस है। ये स्पेस खाली नहीं होता, इस स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है, पूरी तरह से लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड का नाम होता है वाइट्रस ह्यूमर। इस आई के अंदर यहाँ पे लिक्विड है जिसका नाम दिया गया है वाइट्रस ह्यूमर। ये एक जेली लाइक लिक्विड होता है, ओके, जैसा जेली होता है। ये जो एक्वस ह्यूमर है, दिस एक्वस ह्यूमर इज ऑल्सो समथिंग जेली लाइक मटेरियल है, लिक्विड है। देन इस वाइट्रस ह्यूमर के पीछे जो ये सरफेस दिख रही है, दिस सरफेस इज नोन एज रेटिना। इस सरफेस को कहा जाता है रेटिना। द सरफेस इज रेटिना। रेटिना इज बेसिकली अ स्क्रीन। अब आप पूछोगे स्क्रीन क्यों? स्क्रीन इसलिए बिकॉज हमने देखा कि एक जो लेंस होता है वो इमेज फॉर्म करता है। एक वर्चुअल इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है। रियल इमेज हम कहते हैं कि स्क्रीन के बिना फॉर्म नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहां पे ये रेटिना है जो कि एक स्क्रीन का काम करता है। स्क्रीन मतलब एक कागज। आपने देखा है जो पर्दा होता है, मूवी का पर्दा, दैट इज ऑल्सो अ स्क्रीन। उस पर भी तो पिक्चर जाती है और उस पर मूवी जो आपको दिखती है वो कैसे दिखती है? बिकॉज वहां पे प्रोजेक्ट की जाती है। प्रोजेक्टर से आपने देखा है कि प्रोजेक्टर से आप किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सामने बड़ी दिखाई देती है। वो स्क्रीन जो होती है वो या तो दीवार पे कर सकते हैं या कागज पे या किसी कपड़े पे, तो दैट इज द स्क्रीन। स्क्रीन यूज होती है बेसिकली रियल इमेज फॉर्म करने के लिए। तो ये रेटिना जब स्क्रीन है तो ये देख के हम इतना तो कह सकते हैं कि आई के अंदर एक रियल इमेज फॉर्म होती है, ओके, एक रियल इमेज। आफ्टर दैट थोड़ा और आगे जाएं तो ये स्क्रीन के पास में आपको यहां पे एक छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है। दिस स्पॉट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है हम इसे डिस्कस करते हैं। देन ब्लाइंड स्पॉट से आगे जब हम जाएंगे तो ये जो ग्रीन कलर का ऐसा सिलेंड्रिकल एक ऐसा वायर जाता हुआ दिख रहा है, दिस इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। इसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ओके, नाउ इस आई के हमने सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। हमने ये कह दिया कि लाइट जो आई है उसमें सबसे पहले कॉर्निया होता है, देन एक्वस ह्यूमर होता है, देन आइरिस होता है, देन प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर सिलियरी मसल, देन आई लेंस के पीछे वाइट्रस ह्यूमर के पीछे रेटिना, और रेटिना के पास में ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व। ओके, लेकिन ये आई काम कैसे करती है? इस आई में हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। आई एक्चुअल में एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये सभी एक साथ काम करते हैं तभी आई फॉर्म होती है। ओके, ये सभी एक साथ काम नहीं करेंगे तो आई फॉर्म ही नहीं होगी। आई के काम करने के लिए इन सभी का होना आवश्यक है। कोई भी एक चीज कम होगी तो उससे क्या होगा? आई का फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी और आप देख नहीं पाओगे। ओके, इसीलिए आई में आपने देखा है मल्टीपल डिजीजेस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं सभी के। तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें जो एक साथ अपना काम करती है। तो हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये सभी लोग एक साथ काम कैसे करते हैं। ओके, ये काम कैसे करते हैं हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट अबाउट वी विल स्टार्ट विथ कॉर्निया।
सबसे पहले हमने देखा कि लाइट रे जो होती है, लाइट रे हमेशा एंटर होती है इस तरह से। लाइट रे बिल्कुल इस तरह से आंख में एंटर होती है, हमारे आई में एंटर होती है। ये जो लाइट रेस इस आई में एंटर हो रही है, ये सबसे पहले पास होती है कॉर्निया से। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया बेसिकली इस आई को प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा है आई जो होती है वो बाहर सिर्फ थोड़ी सी दिखती है, लेकिन अंदर वो काफी बड़ी होती है। आई एक बॉल जैसा दिखता है, लेकिन आंखें आगे से आप देखो तो वो बहुत छोटी सी दिखाई देती है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उसका अंदर होता है, सामने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट होता है। और आपको अगर किसी भी चीज को देखना है तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको अपना जो सरफेस है, ब्लैक सरफेस आंख का, इसको घुमाना पड़ता है। जैसे मैं सामने देख रहा हूं, तो जैसे मुझे अगर किसी चीज को देखना है तो सामने देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरी कॉर्निया को, जो ब्लैक सरफेस है, उसको सामने रखना पड़ेगा। अगर मैं इधर देखना चाहता हूं तो मुझे मेरी आंखों को घुमाना पड़ेगा। आंखों को घुमाना मतलब मेरे कॉर्निया को इधर टिल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी लाइट मेरे आंख में एंटर होने वाली है वो इस कॉर्निया से ही एंटर होने वाली है। इसके आसपास की जो सरफेस है ये वाली, दिस इज ओपेक सरफेस। इस सरफेस के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। इस सरफेस को पार करके लाइट अंदर नहीं जा सकती। लाइट सिर्फ इस कॉर्निया की मदद से ही अंदर मूव कर सकती है। सो इट मीन्स कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है बाहर की गंदगी से, मिट्टी से, धूल से। ओके, और लाइट एंटर जो यहाँ जो होगी वो सिर्फ कॉर्निया से ही एंटर हो पाती है। नाउ अब लाइट एंटर तो हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा, जैसे मैंने एक टॉर्च जलाया और ऐसे आंख के पास लेके आया। ओके, सो जब टॉर्च की लाइट मेरी आंख में पड़ेगी, उस समय टॉर्च से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मात्रा बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लाइट मेरी आंखों में आने लगेगी। उससे क्या होगा? उससे मेरी आईज खराब हो सकती हैं। ओके, और दूर की लाइट है तो दूर की तो लाइट इंटेंसिटी ऑलरेडी कम होगी, जैसे कि स्टार जो है वो बहुत दूर है। स्टार से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में स्टार से आने वाली लाइट मेरी आईज तक पहुंच पाती है। ओके, तो इट मीन्स मैंने देखा कि लाइट जो है, जरूरी नहीं कि लाइट एक जैसी मेरी आंखों में आए। कभी हो सकता है बहुत ज्यादा लाइट आ जाए, कभी हो सकता है बहुत कम लाइट आए। तो फिर क्या कॉर्निया सफिशिएंट है मेरी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम कहेंगे नहीं, बिकॉज अगर कॉर्निया को देखें तो कॉर्निया का जो साइज है वो इतना बड़ा है। चाहे लाइट की इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो, मतलब ज्यादा मात्रा में लाइट आए या कम मात्रा में लाइट आए, कॉर्निया से इतनी लाइट, इतने सरफेस में लाइट एंटर हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट की मात्रा ज्यादा रही तो मेरी आईज डैमेज हो सकती हैं। इट मीन्स मुझे लाइट की मात्रा को कंट्रोल करना है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जरूरी नहीं कि हर बार एक जैसी इंटेंसिटी से लाइट आए। कभी तेज लाइट आती है, जैसे आप किसी हेडलाइट के सामने खड़े हो जाओ, किसी गाड़ी की हेडलाइट के सामने, तो बहुत तेज लाइट आपकी आईज में चमकती है। लेकिन आप किसी बल्ब को देखो तो लाइट उतनी ज्यादा नहीं चुभती, या ट्यूबलाइट को देखो तो उतनी नहीं चुभती। लेकिन हेडलाइट की लाइट जो होती है वो काफी तेज होती, तो हम कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती, और ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती। आप अगर हेडलाइट की लाइट को देखोगे तो आपकी आईज में दर्द होना शुरू होगा, लेकिन आप ट्यूबलाइट को देखोगे तो दर्द नहीं होगा। ओके, सो इट मीन्स लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है। बल्ब की, ट्यूबलाइट की, एलईडीज की, सीएफएल की, हेडलाइट की, सन की, मून की, हर चीज की लाइट अलग अलग होती है। तो मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो लाइट को उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर ले। हमेशा एक जैसा शेप नहीं हो। आपने देखा है आपके कॉर्निया का जो शेप होता है ये बिल्कुल एक जैसा है। क्या एक कभी चेंज होते देखा है? क्या आपने इसको बड़ा छोटा होते देखा है? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए कॉर्निया सफिशिएंट नहीं है मेरी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो क्या चाहिए हमें? एक ऐसा पर्दा चाहिए, एक ऐसा सरफेस चाहिए जो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, और वो काम करता है आइरिस। वो काम कौन करता है? आइरिस। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो कॉर्निया क्या करता है? प्रोटेक्ट्स
आई को प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद आइरिस, आइरिस एंड प्यूपिल कंट्रोल्स लाइट। ये लाइट को कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट हमारी आईज में एंटर होनी चाहिए। कौन? आइरिस और प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इस आइरिस मसल्स के बीच का एक जगह है, एक छोटा सा पार्ट है। ध्यान से देखिए उसे। सो यू विल सी कि आइरिस और प्यूपिल मिल के कंट्रोल करते हैं लाइट की इंटेंसिटी। क्या होता है, जब आप किसी हेडलाइट के सामने खड़े हो तो आप देखना आपके आईज जो है वो थोड़ी सी बंद सी होने लगती है, हल्की सी आप देखोगे कि उसमें दर्द होगा, वो बंद होने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आईज में एंटर करने लगती है, वैसे ही ये आइरिस जो मसल्स है ये पास पास आ जाती हैं और इस प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। अगर ये प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो देखिए ये छोटा अगर हुआ तो लाइट जो एंटर होने वाली है आईज में वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। ओके, जैसे ही इसका साइज छोटा होगा वैसे ही ये लाइट एंटरिंग विल डिक्रीज, जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट आ रही है अंदर, वो कम हो जाएगी। जैसे ही ये बड़ा होगा वैसे ही लाइट ज्यादा मात्रा में आईज के अंदर एंटर कर पाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक छोटा गेट है तो कम लोग निकल पाएंगे, अगर वो गेट बड़ा है तो ज्यादा लोग एक साथ निकल सकते हैं। सो उसी तरह से प्यूपिल और आइरिस कंट्रोल करते हैं। जब आप हेडलाइट के सामने खड़े होंगे तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये आइरिस मसल्स पास पास आ जाएंगी, ये ऐसा मूव करेगा। जब ये ऐसा मूव करेगा तो प्यूपिल का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और छोटा होते से ही क्या होगा, लाइट की मात्रा कम हो जाएगी। लाइट की मात्रा जो आंख में एंटर कर रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप किसी स्टार को देखेंगे, स्टार तो बहुत दूर है, स्टार से आने वाली लाइट भी बहुत कम मात्रा में आपके पास आ रही है, तो उससे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी अगर आंख में बहुत कम आ रही है तो आपको स्टार दिखाई नहीं देगा। देन ये आइरिस की मसल्स ये दूर दूर हो जाएंगी, ये बड़ी होने की कोशिश करेंगी, ये ज्यादा दूर दूर होंगी ताकि ये प्यूपिल बड़ा हो सके और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट आपकी आईज में एंटर कर सके ताकि आप प्रॉपरली देख पाओ। ओके, इनका सिर्फ इतना ही मोटो है कि आप प्रॉपरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाओ। तो आप देखते हैं कि जब आप हेडलाइट के सामने खड़े हो तो थोड़ी देर में आपको आईज में दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होता है? वो दर्द होता है बिकॉज ये आइरिस मसल बिल्कुल एक्सपांड हो जाती है, फैल जाती है और ऐसा पास पास आ जाती है। ऐसा पास पास आने से क्या होता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है और प्यूपिल का साइज छोटा होता है पर इन आइरिस मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस क्यों पड़ता है? बिकॉज ये ऐसा पास पास यहां से खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, इसीलिए इस पे स्ट्रेस पड़ता है और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। कब होगा? जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप स्टार को देखते रहो तो स्टार को देखने से क्या होगा, स्टार को देखने से ये प्यूपिल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा बिकॉज स्टार से आने वाली लाइट बहुत कम है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए आइरिस मसल्स ऐसा दूर दूर हो जाएंगी और रिलैक्स हो जाएंगी। तो आप देखते हैं जैसा हमें कहा जाता है कि रात को आप स्टार्स को देखिए, आपके आइज को रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्स फील होगे। ओके, तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज आइरिस मसल्स जो होती हैं इनको हम स्ट्रेस से कम करना चाहते हैं, इन पे स्ट्रेस कम डालना चाहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं या बहुत ज्यादा ऐसी चीज को देखते हैं जिससे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे कि उनकी आइज जल्दी खराब होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइरिस मसल्स उनकी ज्यादा समय तक कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है, ऐसा एक्सपांड नहीं रहती है, स्ट्रेच होती रहती है। स्ट्रेच होने से उन पे स्ट्रेन हमेशा बना रहता है, हमेशा वो दबाव में रहती है। तो ये जो स्ट्रेस पड़ता है इन आइरिस मसल पे, इस वजह से ये खराब हो सकती है। ओके, सो प्यूपिल के साइज और आइरिस मसल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन मिलके कंट्रोल करते हैं लाइट की इंटेंसिटी जो आपकी आंख में एंटर हो रही है। हमने कहा कि आइरिस में मसल्स होती हैं और कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं ना। ये कलर्ड पिगमेंट्स किस काम के हैं? आपने देखा होगा कुछ लोगों की आइज जो होती है वो बिल्कुल ब्लैक होती है
कुछ लोगों की आइज थोड़ी सी नीले रंग की होती है, कुछ लोगों की आइज कुछ ब्राउनिश कलर की होती है। वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ दिस कलर्ड पिगमेंट्स। ये कलर्ड पिगमेंट्स अलग अलग कलर के होते हैं। किसी की आंख में ब्लू कलर का पिगमेंट ज्यादा है, किसी की आंख में ब्राउन कलर का पिगमेंट ज्यादा है, किसी की येलोइश रहती है हल्की सी। तो ये जो अलग अलग तरह के कलर्स हमें दिखते हैं आइज के, दैट इज ड्यू टू दिस आइरिस, ये मसल्स की, ये मसल के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लाइट रे जैसे ही अंदर एंटर करती है, वैसे ही सबसे पहले कॉर्निया आ गया, देन ये एक्वस ह्यूमर आ गया, देन प्यूपिल आ गया, और प्यूपिल के बाद आता है आई लेंस। आप देख सकते हैं अब लाइट रे सीधे इस आई लेंस पे स्ट्राइक करने वाली है। जैसे ही लाइट रे इस आई लेंस पे स्ट्राइक करती है, इस आई लेंस पे स्ट्राइक करती है, ये आई लेंस एडजस्ट हो जाता है ताकि ये इस लाइट रे की इमेज बना सके। ये लेंस कोशिश करता है कि इस पे गिरने वाली लाइट रे को ये कन्वर्ज कर सके टुवर्ड्स रेटिना, कुछ इस तरह से। इस आई लेंस का काम क्या है? इट ट्राइज टू कन्वर्ज light falling on it to retina. So we will write this. इसका सिर्फ यही काम, ये कोशिश करता है कि इस पे जो भी लाइट पड़ रही है उसको किसी भी प्रकार से रेटिना पे भेज दो, कैसे भी करके कन्वर्ज करा दो रेटिना पे उसको मीट करा दो। क्यों? ताकि रेटिना पे इमेज बन जाए, कैसे भी करके लाइट रेस की इमेज रेटिना पे बन जाए, ऐसा ये कोशिश करता है। और ये जो लेंस है ये एक सिंगल फोकल लेंथ का नहीं होता, इसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, ये लेंस ग्लास का नहीं बना होता, ओके ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना होता है। ओके इट्स इज नेचुरल, ऐसा होता है। ये मसल्स का होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, और ये लेंस होता है एडजस्टेबल फोकल लेंथ का। सो वी विल राइट दिस लेंस इज आई लेंस, इट्स ऑफ एडजस्टेबल फोकल लेंथ because of ciliary muscles। हम कहेंगे कि ये आई लेंस होता है एडजस्टेबल फोकल लेंथ, मतलब जिसकी फोकल लेंथ बदल सकती है। आपने कभी देखा है किसी लेंस की फोकल लेंथ बदल सकती है ऐसा अपने आप ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस लेंस की एक खासियत है कि इसकी फोकल लेंथ अपने आप बदल सकती है ड्यू टू दिस सिलियरी मसल्स। ये जो सिलियरी मसल आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये सिलियरी मसल की वजह से ही इस आई लेंस की फोकल लेंथ बदलती है। देखिए किस तरह से होता है। जब मैं इस लेंस को ऐसा बनाऊंगा, ओके, और जब मैं इस लेंस को ऐसा बनाऊंगा, तो किस केस में हमें कर्वेचर ज्यादा दिख रहा है, 1 में या 2? कर्वेचर, हम कहेंगे कर्वेचर इसमें ज्यादा है, इसमें कर्व ज्यादा है, तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा? हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका ज्यादा होगा, बिकॉज जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उतना वो कर्व कम होता जाता है, जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतना ये कर्वेचर ज्यादा होता है। ओके, सो ये एक डिफरेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर के बीच में। आपको ये चीज याद रखनी है। हम देख सकते हैं ये ऐसा हो गया, इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, ये ऐसा है, इसका कर्वेचर ज्यादा है। तो फोकल लेंथ किसकी कम होनी चाहिए और किसकी ज्यादा होनी चाहिए? हम कहेंगे
जिसका कर्वेचर ज्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। आई रिपीट, जिसका कर्वेचर ज्यादा है, ओके, कर्वेचर मतलब एक कर्व सरफेस का नेचर, ये जितना ज्यादा है उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और उतनी ही फोकल लेंथ भी कम है। जिसका कर्वेचर कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और फोकल लेंथ भी उतनी ही ज्यादा है। अगर इस सरफेस की फोकल लेंथ f2 है, इसकी f1 है, सो आई विल से कि f1 इज ग्रेटर देन f2। ओके, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ दिस। सो अब आप सोचिए कि अगर मैं इन सिलियरी मसल्स को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, लेंस को ऐसा छोटा कर दूं, इसको मैं छोटा करने की कोशिश करूं, छोटा करने से क्या होगा? जब आप इन दोनों पॉइंट्स को पास पास लेके आएंगे तो यू विल फाइंड कि ये सरफेस ऐसी होने लगेगी। मतलब जैसे ही मैं इन दो पॉइंट्स को पास पास लाने की कोशिश करूंगा वैसे ही मैं देखूंगा कि ये जो लेंस है इसकी सरफेस का कर्वेचर बढ़ने लगेगा, इसका कर्वेचर बढ़ने लगेगा। अगर कर्वेचर बढ़ रहा है तो क्या घटने लगेगा? अगर कर्वेचर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी फोकल लेंथ धीरे धीरे कम होने लगेगी, फोकल लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तो क्या चीज बढ़ती है? हम कहेंगे अगर ये लेंस का कर्वेचर कम हो रहा है तो फोकल लेंथ, सॉरी, कर्वेचर कम हो रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ने लगेगी। ओके, कर्वेचर, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि कर्वेचर कम हो रहा है, सॉरी कर्वेचर बढ़ रहा है, ऐसा पास पास लेके आ रहे हैं तो कर्वेचर बढ़ रहा है, फोकल लेंथ गिर रही है और फोकल लेंथ गिरने से इसकी पावर बढ़ रही है। कौन सी पावर? कॉन्वर्जिंग पावर। जैसे जैसे ये लेंस ऐसा पास आते जाएगा वैसे वैसे ये कर्व और कर्व होता जाएगा और ये ऐसा बनता जाएगा। अभी ये ऐसा हो रहा है, अब ये ऐसा हो जाएगा कर्व। तो कर्व होने से फोकल लेंथ कम हो गई और पावर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने से क्या होगा? पावर बढ़ने से कॉन्वर्जेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस ज्यादा लाइट को कॉन्वर्ज कर पाएगा। ओके, कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। ओके, सो आई विल से कि जैसे ही आप इस लेंस को ऐसा पास लाने की कोशिश करोगे, इसके कर्वेचर को कम बढ़ाने की कोशिश करोगे, कर्वेचर बढ़ाने से इन सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेस पैदा होगा, इन सिलियरी मसल पे स्ट्रेस होगा। ओके, सो आई विल से व्हेन power of this eye lens increases, it produce stress on ciliary muscles. It will produce stress on these ciliary muscles. इन सिलियरी मसल पे ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से क्या होगा? स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से इनकी कहें इनकी लाइफ कम हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेस में आएंगी। ओके, तो ये कब होता है? हम देखते हैं कि आई लेंस बेसिकली हमने कहा कि ये एडजस्टेबल फोकल लेंथ का है। तो एडजस्टेबल फोकल लेंथ से फायदा क्या है? आपने ये देखा है कि आप एक अपने आइज से एक बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो और बहुत पास के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इसकी आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्टेबल है। तो एडजस्टेबल फोकल लेंथ की वजह से आप देख सकते हो। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो हम कहेंगे कि वहां से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलली आके इस आई लेंस पे स्ट्राइक करेंगी। तो जब लाइट रेज पैरेलली आके इस पे स्ट्राइक करेंगी तो इसको ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? बिकॉज वो सीधी आके इस पे स्ट्राइक करेंगे और पैरेलली स्ट्राइक कर रही है। ओके, सो पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करना इसके लिए आसान होगा। तो उस समय क्या होगा? इसका कर्वेचर ऐसा रहेगा, मतलब कर्वेचर बड़ा रहेगा। कर्वेचर बड़ा रहेगा तो मतलब ये ऐसा दूर दूर रहेगा, दूर दूर रहेगा तो इन सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेस भी कम पड़ेगा और स्ट्रेस कम पड़ेगा तो इनकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ेगी।
आप देखते हैं कि एक दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में आपको कम तकलीफ होती है, आप ज्यादा समय तक एक दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस समय आपकी सिलियरी मसल्स रेस्ट पे रहती है, वो रिलैक्स रहती है। रिलैक्स रहने से आपकी आईज में स्ट्रेन कम होता है, स्ट्रेस जो होता है वो कम रहता है। तो कम स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, इनकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और ये रिलैक्स रहेंगी। लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्ट को पास लाके देखते हो, इतने पास या और इतने पास, तब क्या होता है? तब बेसिकली इस आई लेंस का कर्वेचर ऐसा हो जाता है, ऐसा यू गोल, और इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि पास वाले ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस को कन्वर्ज करना इसके लिए मुश्किल काम है, उसके लिए इसको पावर ज्यादा चाहिए। ओके, ऐसा क्यों होता है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज योर आई लेंस। ओके, सो जब पैरेलल लाइट रेज इस पे स्ट्राइक कर रही थी तो इसने बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ज करके ऐसा कर दिया। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, लेट्स से कहीं यहां पे, तो इससे निकलने वाली लाइट रेज इस तरह से स्ट्राइक करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर इसको सेम पॉइंट पे ही कन्वर्ज करना है तो यहां पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये लाइट रेज ऐसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी, इसको ऐसा भेजना है। ये लाइट रेज सीधी आ रही थी, इसको ऐसा भेजना है। तो कन्वर्जेंस ज्यादा किस में हुआ? कन्वर्जेंस ज्यादा इसमें हुआ। ये ऐसी जा रही थी, एकदम इसने इसकी डायरेक्शन हमने बदल के ऐसी कर दी। ये ऐसी जा रही थी, इसकी डायरेक्शन बदल के ऐसी कर दी। तो इससे क्या हुआ? इसमें कन्वर्जेंस ज्यादा हुआ, इसमें कन्वर्जेंस कम हुआ। तो किस लेंस की पावर ज्यादा होगी? इस लेंस की। इसकी पावर हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। पावर ज्यादा कैसे होगी? सरफेस कम कर दो, इसको कर्वेचर बढ़ा दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम कर दो और फोकल लेंथ भी कम कर दो। अब देख सकते हैं इस केस में, तो जब भी एक पास वाले ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो आपकी आई लेंस पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सिलियरी मसल्स पे बहुत जोर पड़ने वाला है। तो इसलिए पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। थोड़ी देर आप देखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, आंखों में दर्द हो रहा है। तो आंखों में दर्द क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सिलियरी मसल्स पे बहुत स्ट्रेस है। दूर के ऑब्जेक्ट को आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि उस समय ये मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगी। ओके, नाउ तो हमने कहा कि लाइट रेज एंटर हुई इसके ऊपर और इसका यही काम है, इसको कोशिश यही करनी है कि मुझे सारी लाइट को इस रेटिना पे भेजना है। ये क्या करेगा? ये अपना पूरा जोर लगा देगा, चाहे सिलियरी मसल्स को कितना भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़े या एक्सपांड होना पड़े। इसका काम यही है कि पूरी तरह से जो लाइट आप पे गिरती है उसको रेटिना पे भेज दो। तो ये भेज देगा रेटिना पे। किस तरह से? ये लाइट रेज ऐसी स्ट्राइक हुई, देन ये मूव करके ऐसा रेटिना पे जाके इमेज को फॉर्म करेगी। रेटिना पे जो लाइट जाएगी वो इस तरह से इमेज फॉर्म करेगी। अगर उसे हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें सो हम कह सकते हैं इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये आई है, यहां पे ये लेंस है एंड यहां पे हम मानते हैं कि ये रेटिना है। ऐसा, दिस इज रेटिना। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे ऐसा। ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज ऐसा गई, ये लेंस से पास हुई एंड फाइनली यू विल सी कि ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक इमेज फॉर्म होगी इस रेटिना पे, ए डैश बी डैश। अब आप कहोगे ये तो इन्वर्टेड है। हमने अभी कहा कि ये जो लेंस है दिस इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, और डबल कॉन्वेक्स लेंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इमेज फॉर्मेशन बाय दिस डबल कॉन्वेक्स लेंस को बहुत अच्छे से सीखा है और हमने ये कहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करता है। रियल जो इमेज होती है दैट इज इन्वर्टेड, या कहें दिस डबल कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स यहां पे क्या होगा? यहां पे उस ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ओके, इमेज इन्वर्टेड हो जाएगा। अच्छा, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सोचिए,
आप मुझे देख पा रहे हो, आपकी आईज में एक इमेज फॉर्म हो रहा है मेरा। ये इमेज मेरे साइज से बड़ा है या छोटा है? इट हैज टू बी स्मॉलर। ये मेरे साइज से छोटा ही है, मैं इतना बड़ा आपके आईज में कैसे आ सकता हूं? आपकी आईज तो इतनी सी है, तो उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है मेरी, वो ऑब्वियस सी बात है कि आईज से बहुत छोटी है। इट्स वेरी वेरी स्मॉल इमेज, बहुत छोटी इमेज है, और उस वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। ओके, सो यहां पे भी ऐसा ही होगा, मेरी इन्वर्टेड इमेज आपके आईज में फॉर्म हो रही है। आपके आईज में जो इमेज है उसमें मेरा पाँव ऊपर है और ऐसा सर नीचे है। ओके, लेकिन फिर भी आप मुझे सीधा देख पा रहे हो। सीधा क्यों देख पा रहे हो उसको थोड़ी देर में समझते हैं। ओके, सो यहां पे हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। नाउ अब अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में दो चॉक्स हैं, ये ऐसा, दोनों चॉक्स का साइज बिल्कुल ही सेम है। मैं कहूंगा ये चॉक ए बी पे रखा, इसकी इमेज फॉर्म हुई, ऐसा उल्टा हो गया। फिर मैं कहूंगा कि ये दूसरा वाला चॉक ऐसा ए बी पे रखा, इसकी इमेज फॉर्म हुई और ये उल्टा हो गया। लेकिन आप कहोगे कि ये दो चौक हैं, इनमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इनके कलर का। एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है, ऑरेंज और पिंक है, पिंकिश कलर का। ये डिफरेंस आपको कैसे पता? अभी तो हमने कहा कि इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर देता है रेटिना पे, ऐसा इन्वर्टेड इमेज। तो फिर ये मुझे कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे ये ग्रीन क्यों दिख रहा है और ये रेड क्यों दिख रहा है, ये ऑरेंज क्यों दिख रहा है? कुछ तो रीजन है। ये रीजन है बिकॉज ऑफ रेटिना। ये जो रेटिना सरफेस है, ये जो स्क्रीन है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी स्क्रीन नहीं है। ओके, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही मैजिकल स्क्रीन है। आप जो ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखना चाहिए, पूरा काला दिखना चाहिए, लेकिन आपको कलर दिख रहा है। ये कलर दिख रहा है बिकॉज ये जो रेटिना है इट कंटेन्स रॉड एंड कोन सेल्स। इस रेटिना में हम कहेंगे कि ऐसा रॉड सेल्स और ऐसा कुछ कोन सेल्स होते हैं। आपने देखा दोनों चौक बिल्कुल सेम साइज के हैं। सेम साइज के होने के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस है कलर का। कलर का डिफरेंस क्यों दिखा मुझे? बिकॉज ये दो तरह के सेल मेरी आंखों में लाए करते हैं। ओके, दोनों सेल मेरी आंखों में लाए करते हैं, जिसमें से मैं कहूंगा कि ये जो कोन सेल्स होते हैं ये बेसिकली कलर को जज करते हैं। कोन सेल्स आर बेसिकली द सेल्स विच जज कलर। तो आपकी आईज में कोन सेल है, इसीलिए आपको दोनों चौक का कलर अलग दिख रहा है। जिसकी आंख में कोन सेल नहीं होता उसको ये कलर अलग अलग नहीं दिखाई दे सकता। इस बीमारी के एक तरह की डिफेक्ट है जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस दरअसल कुछ यही चीज है। आपने देखा है कुछ लोगों को डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत परेशानी होती। कुछ लोग नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते। कुछ लोग ब्लैक कलर को भी ब्लैक कहते हैं और डार्क ब्लू को भी ब्लैक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी आईज में ये कोन सेल्स की कमी है। उनकी आईज में कोन सेल्स बराबर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस वजह से वो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी का शिकार होते हैं कि उनको सामने दिख रहा है कि दो अलग कलर होने चाहिए, एक रेड कलर, एक डार्क ब्लू है, एक ब्लैक है। कुछ लोग जज करके बता देंगे कि ये डार्क ब्लू है, ये ब्लैक है, लेकिन कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं ये तो ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, दोनों ब्लैक कलर है। ओके, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उनकी रेटिना में ये चीज है नहीं। रेटिना में ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी रेटिना में कोन सेल्स की कमी है। ओके, देन नेक्स्ट होते हैं रॉड सेल्स। रॉड सेल्स बेसिकली
लाइट की इंटेंसिटी के लिए होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग गाड़ी की हेडलाइट के सामने खड़े होने में बिल्कुल कंफर्टेबल है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सामने से हेडलाइट की अगर लाइट उनकी आंखों में आ रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी की हेडलाइट के सामने 2 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनको आंखों में दर्द होने लगता है। उनको लगता है कि वो जो लाइट सामने से आ रही है वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है। और कुछ लोग कंफर्टेबली खड़े। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो लोग कंफर्टेबली खड़े हैं, ठीक है, कंफर्टेबली खड़े हैं, उनकी आंखों में इन रॉड सेल्स की कमी है। किस चीज़ की कमी है? रॉड सेल्स की कमी है। क्योंकि हेडलाइट से आने वाली लाइट तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो इंटेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में लाइट आ रही है, लेकिन वो कंफर्टेबली खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें उस चीज़ को सेंस नहीं कर पा रही। वो ये नहीं पता कर पा रहे कि लाइट जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है या बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रॉड सेल्स। मतलब आप जब भी तेज़ इंटेंसिटी वाली लाइट में जाते हैं, ये रॉड सेल्स इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है रॉड सेल्स डैमेज भी हो जाए। ये ऐसा रॉड सेल दिखते हैं, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ऐसा रॉड के शेप में होते हैं ये। तो ये सेल बेसिकली जज करते हैं कि जो लाइट आपकी आंखों में आ रही है उसकी इंटेंसिटी को आप कितना परसीव कर रहे हो। ओके, आपका परसेप्शन कैसा है? क्या आपको वो बहुत तेज चुभ रही है? क्या आप उसको आसानी से कैच कर रहे हो, आसानी से इम्बाइब कर पा रहे हो? ये चीज़ डिपेंड करती है इन रॉड सेल्स पे। दैट्स वाई आप देखोगे कि आप अगर रोज हेडलाइट को देखो, रोज गाड़ी की हेडलाइट को देखो, तो पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लगेगी, ऐसा लगेगा कि वो चुभ रही है। दूसरे दिन कम लगेगी, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, और ऐसे धीरे 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 विद इन अ वीक और 2 वीक्स आप हेडलाइट के सामने खड़े होने में बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वाई? बिकॉज जब आप पहले दिन लाइट के सामने खड़े हुए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी आंखों में लाइट आई और रॉड सेल्स ने परसीव किया, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में आई कि रॉड सेल्स डैमेज हो गए, ये खराब हो गए, ये डैमेज हो गए, ये डेड हो गए। ओके, और सेकेंड डे फिर आपने खड़े हुए तो फिर से क्या हुआ? लाइट आई लेकिन कुछ रॉड सेल फिर डैमेज हो गए। ऐसे डैमेज होते 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 फाइनली एक लेवल आया कि आप कंफर्टेबली खड़े होकर उन हेडलाइट्स को देख रहे हो। अब वो डैमेज नहीं हो सकते और डैमेज नहीं हो सकते, जितना होना था वो डेड हो चुके हैं। तो इसीलिए डोंट ट्राई दिस कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को अपनी आंखों में लो। उससे क्या होगा? उस इंटेंसिटी से आपका आई लेंस जल सकता है, आपका रेटिना जल सकता है, आपके सारे कोन सेल्स रॉड सेल्स डैमेज हो सकते हैं। फिर कोन सेल्स का क्या करेंगे जब आई लेंस ही नहीं बचा? ओके, ये आई लेंस कोई बनाया नहीं जा सकता, ये नेचर से बना हुआ ही हमें मिला हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी फिट है आंख में, इसको वापस से निकाल के फिट नहीं किया जा सकता। गेटिंग इट? तभी हम कहते हैं कि जो आई डोनेट होता है, आई डोनेट में ये पूरी आंख डोनेट होती है। ऐसा नहीं होता कि आई लेंस बना के अंदर इसमें फिट कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे इस कलर को, तो कलर के लिए हमने कह दिया, देन रॉड सेल्स इंटेंसिटी के लिए कह दिया कि इंटेंसिटी कौन चेक करता है? इंटेंसिटी रॉड सेल्स परसीव करते हैं। कलर कौन परसीव करता है? कोन सेल्स परसीव करते हैं। ओके, नाउ इसका मतलब जब ये जो रेटिना है, इस रेटिना पे जब भी लाइट गिरेगी तो मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर दिखाई देगा, कहीं से भी लाइट आए। अगर लाइट रे इस रेटिना पे गिर रही है तो मुझे दिखाई देगा। ये स्क्रीन इतनी बड़ी है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये स्क्रीन है, ऐसा पूरा एक स्क्रीन है, स्क्रीन में दिखेगा। लेकिन हम कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है। ओके, चांद में भी दाग दिखाई देता है। तो उसी तरह से ये स्क्रीन जो है, ये पूरी स्क्रीन काम की नहीं है, इस स्क्रीन में भी एक दाग है। कैसा दाग है? वो दाग है बेसिकली ये ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट वो दाग है जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों को जो नेचुरली जो बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं देख पाते, वो मे भी इस रीजन से हो सकती है कि उनके ये ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट गिर रही हो। हमने देखा कि हम देख कैसे पा रहे हैं? हम देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये लाइट रेज आई लेंस से पास होके इस रेटिना पे इमेज बना रही है। ओके, इस रेटिना पे इमेज बना रही है, लेकिन इस रेटिना में एक छेद है, छोटा सा एक छेद है।
तो आप ये सोचिए, अगर मैं एक पर्दा लगा दूं, ठीक है, उस पर्दे पे मैं प्रोजेक्टर से लाइट डालूं, अब लाइट उस पर गिरेगी तो मुझे इमेज बनती दिखाई देगी, मूवी दिखेगी। लेकिन उसमें मैं एक छेद कर दूं तो क्या वो छेद वाले पार्ट में जो भी लाइट गिर रही होगी वो मुझे दिखाई देगी? ऑब्वियसली नॉट। ओके, वो मुझे दिखाई नहीं देगी। कुछ उसी तरह से ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे जब लाइट गिरती है तो इस पे गिरने वाली लाइट मुझे दिखाई नहीं देती, इस पे गिरने वाली लाइट इमेज फॉर्म नहीं करती। ओके, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, मे बी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि वो इस पॉइंट पे अगर गिरेगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, और इमेज फॉर्म नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब जिस पर्सन के आंख में इमेज इस ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है वो पर्सन चीजों को नहीं देख सकता। दैट पर्सन शुड बी अ ब्लाइंड पर्सन। दैट्स वाई इसे हमने नाम दिया है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ब्लाइंड स्पॉट का नाम इसीलिए दिया है। तो कुछ लोगों को हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम रहती है, फिर इसको लेजर सर्जरी से ठीक किया जाता है कि ये इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे ना बने, ये कहीं ऊपर बने या नीचे कहीं पे बने। ठीक है, तो उसी तरह से ये ब्लाइंड स्पॉट का ये प्रॉब्लम है कि इस पे बनने वाली इमेज हमें दिखाई नहीं देती। और ब्लाइंड स्पॉट की तरह एक स्पॉट होता है, कहीं पे भी हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे इस स्पॉट को बोलते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, इस स्पॉट को हम बोलते हैं येलो स्पॉट। व्हाट इज येलो स्पॉट? येलो स्पॉट एक वैसा स्पॉट है जहां पे बनने वाली इमेज बिल्कुल शार्प होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, बहुत अच्छी इमेज फॉर्म होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते हैं, कुछ लोगों को अगर आप देखेंगे कि बहुत दूर की चीजें भी बहुत क्लियर दिखाई देती हैं, और कुछ लोगों को दूर की चीजें ब्लर दिखती हैं, ठीक है, क्लियर नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के आंख में इमेजेस येलो स्पॉट पे बन रही होती हैं। जिनकी आंख में भी इमेज येलो स्पॉट पे बनेगी वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। जिनकी आंखों में इमेज इस पे नहीं बनती वो देख सकते हैं लेकिन ब्लर दिखाई देगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा, बहुत दूर तक नहीं दिखेगा। पास का देखें तो बिल्कुल जो करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उससे जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत दूर की जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए हवा में बहुत ऊपर कोई ईगल उड़ रहा है, तो मैं ऐसा ईगल को देखने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि मैं नहीं बता पाऊं कौन ईगल है, लेकिन आप बता दो कि वो ईगल है। क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज हो सकता है मेरे आइज में इमेज यहां नहीं बन रही, लेकिन आपके आइज में इमेज हो सकता है येलो स्पॉट पे बन रही हो। दैट्स वाई आप बता पाओगे कि नहीं वो ईगल उड़ रहा है, ऐसा करके। ओके, सो ये दो स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि एयरफोर्स में जो पर्सन होते हैं वो फाइटर प्लेन जो उड़ाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है कि उनको बहुत दूर तक की चीज दिखाई दे, बहुत दूर तक। तो इसीलिए आर्मी में, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में उन्हीं लोगों को जनरली प्रेफर किया जाता है जिन लोगों के आंख में इमेजेस येलो स्पॉट पे बन रही हो। जिनकी आइज में इस येलो स्पॉट पे इमेज बनेगी वो काफी अच्छा देख पाएंगे काफी दूर तक। जिनकी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनेगी वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं। ओके, सो इसीलिए आई क्या है, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है। प्यूपिल अपना काम करता है, देन आइलेंस अपना काम करता है, देन रेटिना पे ये कोन सेल्स और रॉड सेल अपना काम करते हैं। सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, सभी चीज़ों का महत्व है। अगर मेरी आंखों में कोन सेल्स नहीं है तो मुझे कलर दिखाई नहीं देंगे। कलर नहीं दिखेंगे मतलब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। जो पुरानी पिक्चरें होती थी मूवीज देवानंद वाली, वो मूवीज में क्या सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो कैमरा यूज करते थे उसमें कोन सेल्स नहीं थे। तो हमारी आईज में अगर कोन सेल नहीं होंगे तो हमें भी ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ दिखाई देगा, बिल्कुल काली सफेद दुनिया हो जाएगी। नाउ अब हमने कहा कि ये एक इमेज फॉर्म हो रही है ऐसा आंख पे। ये इमेज कैसी है? ये इन्वर्टेड इमेज है, ऐसा उल्टा इमेज फॉर्म हो रही है। लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है। ये सीधा क्यों दिखाई दे रहा है? ये ऑब्जेक्ट मुझे जो सीधा दिख रहा है ये सीधा ही क्यों है? इट इज बिकॉज ये इमेज बनी ऐसी। नाउ दिस इमेज विल बी ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। ये इमेज जो फॉर्म हुई इन्वर्टेड इमेज, ये ब्रेन के लिए ट्रांसमिट हो जाएगी। एंड फाइनली कैसे ट्रांसमिट होगी? इस ऑप्टिक नर्व की मदद से। ब्रेन तक जाने के लिए इसको ऑप्टिक नर्व की मदद लेनी होगी। तो ये जो इमेज फॉर्म हुई इस तरह से, दिस वन,
दिस इमेज विल ट्रांसमिटेड वाया दिस ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, और ब्रेन को जब सिग्नल जाएगा तो ये इमेज सीधी होके कुछ इस तरह से होके वहां से लौटेगी, एंड फाइनली यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट एज दिस। ये इस तरह से आपको A डबल डैश और B डबल डैश वाली इमेज दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट एज स्ट्रेट। ओके, वर्ड्स में कोई इन्वर्जन नहीं दिखाई देता। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द आई, यू कैन नोट दिस।